दोस्तों, पिछली कहानी में आपने सुना कि शंकरलाल पुरोहित के मौत के बाद वसीयत के हिसाब से उनकी सारी संपत्ति उनके पोतों में बांट दी गई, सिवाय उस एक घर के जिसमें कई सालों पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें शंकरलाल की बहू और पोते की जलकर मौत हो गई थी। और कुछ ही महीनों बाद उनके बड़े बेटे गोपाल की भी उसी घर में मौत हो गई थी। और अब उसी घर के अंदर जब संजय ने झांक कर देखा तो एक कपकपाने वाला अनुभव उसे हुआ। अब आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसे देख संजय इतना डर गया, और आखिर क्या इसके बारे में संजय के पिता दीनानाथ कुछ जानते थे? जानते हैं आज की कहानी में। डरा हुआ संजय सीधा वाड़े के अंदर दाखिल हुआ और हॉल के अंदर सोफे पर बैठ गया। हॉल में घर के बाकी सदस्य भी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। हालांकि संजय को शांति चाहिए थी, लेकिन एकांत नहीं। वो इतना डर चुका था कि जरा भी अकेला रहना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में वही परछाई घूम रही थी जो उसने घर के अंदर देखी थी। हालांकि अब वो इसी असमंजस में था कि उसने जो देखा वो सच में कुछ था या उसे भ्रम हुआ। अक्सर हम लोग किसी परछाई, आवाज़, आभास से डर जाते हैं। कभी कभार उस डर के कारण शरीर के अंदर एक कपकपी सी भी महसूस होती है, लेकिन वो डर कुछ ही समय के लिए होता है। और संजय ने जो महसूस किया वो डर अलग था। उसका दिल इतना जोरों से आज से पहले कभी नहीं धड़का था। उस दरवाजे के पीछे की परछाई देख उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। एक अजीब सा नकारात्मक एहसास हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद उसका मन शांत हो गया, दिल की धड़कन सामान्य हो गई और सोचने समझने के लिए दिमाग की नसें भी खुल गई। उस घर के अंदर उसने जो देखा या महसूस किया वो क्या था, और क्या ऐसा अनुभव इस घर के किसी सदस्य ने भी महसूस किया होगा? और किया भी होगा तो वो किससे और कैसे पूछे? कहीं इसके इस अजीब सवालों से घर के बाकी लोग ना डर जाएं। संजय खुद ही सवाल पूछता और मन के अंदर ही अपने ही जवाबों के कयास लगाता। दोपहर को खाना खाने के समय सुंदर ने फिर से वही सवाल दोहराया जिसकी वो सुबह से रट लगाता आ रहा था। बड़े पापा, उस वकील का कुछ फोन आया? दीनानाथ ने नाम में गर्दन हिलाई। कल से संजय ने एक बात नोटिस की, और वो ये है कि जितना सुंदर उस घर को पाने के लिए उत्साहित था, उतने ही उसके पिता उस घर के विषय से दूर जा रहे थे। वह हर बार उस घर से जुड़े विषयों पर बोलना टाल देते थे। जब शाम को सुंदर ने फिर एक बार उस घर को खोलकर देखने के बारे में कहा तो इस पर दीनानाथ थोड़े चिढ़ गए और दोनों में काफ़ी बहसबाजी हुई। संजय समझ चुका था कि उस घर से जुड़ी कोई ऐसी बात जरूर है जिसे उसके पिता जानते हैं, और इसीलिए वो उस घर से इतना दूर रहते हैं। और संजय को यह बात हर हाल में जाननी थी। इसलिए रात को जब घर के सारे मर्द लोग ऊपर छत पर सोने के लिए इकट्ठा हुए तो उसने ही बात को छेड़ा। मैं एक बात कहूँ क्या? मतलब आप विश्वास करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि यह बात थोड़ी अजीब है। इस पर रमेश ने कहा, हाँ बोलो। यह उस घर के बारे में है। संजय के मुंह से उस घर का नाम सुनते ही दीनानाथ की भी नज़र उस ओर हो गई। दरअसल आज सुबह ही मैं उस घर के नज़दीक गया था और मुझे वहाँ एक अजीब सा साया दिखा। संजय की बात सुन सब लोग कुछ देर के लिए खामोश हो गए, और फिर सुंदर ने पूछा, किसका साया? पता नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी था अलौकिक और अमानवीय था। अरे तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, रमेश ने कहा। नहीं भैया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि मैंने उस शक्ति को सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस भी किया। एक अजीब, डरावना और मनहूस एहसास। इस पर सुंदर ने मजाकिया अंदाज में कहा, ऐसी बात है तो चलो कल सुबह ही अंदर जाके देखते हैं तुम्हारे उस डरावने मनहूस एहसास को। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी अंदर जाने की, दीनानाथ ने गुस्से से कहा। और तुम्हें आखिर वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? हर जगह ताक झाक करना ज़रूरी होता है क्या? पहले से ही वो जगह मनहूस है। पहले से? संजय के सवाल पर दीनानाथ पहले शांत हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती को दबाने के लिए आगे कहा, मेरा मतलब उस हादसे से था। नहीं पापा, कोई तो बात है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। आप उस जगह के बारे में कुछ तो जानते हो। कोई तो राज है उस घर में,
इसलिए सालों से उसे कभी खोला नहीं गया। आपने भी उसे कभी खोलकर देखने की जरूरत महसूस नहीं की और ना ही हमें बताया। क्या आपने भी कुछ महसूस किया है वहां? संजय के इस सवाल पर दीनानाथ ने ज्यादा देर तक खामोश रहना सही नहीं समझा। इतने सालों तक उन्होंने उस घर से जुड़ी सारी बातों को राज ही रखा था, लेकिन वो तब भी जानते थे कि ये बातें एक न एक दिन बाहर जरूर आएंगी। और अगर उन्होंने उस घर से जुड़े खतरे के बारे में सबको आगाह नहीं किया तो जिसे आज संजय वहां तक पहुंच गया था वैसा ही कोई और भी चला जाएगा। इसलिए दीनानाथ ने कहा, मैंने वहां कुछ महसूस नहीं किया था, बल्कि मैंने वहां देखा था। गोपाल भाई की शादी एक मुस्लिम लड़की से हुई थी। भाभी का नाम सना था। उस वक्त मैं और गजानन कॉलेज में थे। कॉलेज गांव से काफ़ी दूरी पर था, इसलिए हम वही उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और महीनों बाद घर पर आते थे। एक भोर की सुबह गांव का एक आदमी हमें खबर देने आया कि गोपाल भाई के घर कल रात को आग लग गई थी। मैं और गजानन तुरंत घर की ओर निकल गए और जब घर आए तो पता चला कि उस आग में भाभी और भतीजे की मौत हो चुकी थी। शाम को जब पोस्टमार्टम से दोनों शव मिले तो भाभी का मुस्लिम रीति रिवाजों से बाजू के ही गांव के एक कब्रिस्तान के अंदर अंतिम संस्कार हुआ। भाभी की कब्र में ही उनके लड़के को भी दफनाया गया। उस हादसे के बाद से काफ़ी कुछ बदल गया। गोपाल भाई सारा दिन अकेले ही घर में रहते थे। उन्होंने बातचीत करना तो दूर, किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि हमसे भी। हमें लगा कि भाभी और भतीजे के जाने की वजह से उन्हें सदमा लगा है, उन्हें दुख पहुंचा है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमने भी उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। उस वक्त पिताजी अकेले पड़ गए थे। खेती का काम भी उनसे अकेले से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं हर शनिवार शाम को घर आ जाता था। भाभी और भतीजे को गुजरे हुए 1 महीना बीत गया था, लेकिन गोपाल भाई अभी भी अपने घर में ही रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। उस शनिवार जब रात के तकरीबन 8 बजे मैं घर आया तो गोपाल भाई के घर की लालटेन जल रही थी। मैंने सोचा कि अब मुझे ही उनसे बात करना शुरू करना होगा। उन्हें बताना होगा कि जो हो गया उसे भुलाकर अब आगे बढ़ने का समय है। इसलिए मैं उनके घर गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं कुछ देर तक दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और फिर मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। गोपाल भाई सोफे पर बैठे हुए थे। उनके अगल बगल में भाभी और भतीजे अपने जलकर काले हो चुके विद्रूप शरीर के साथ बैठे हुए थे। मैं देखते ही डर गया और दौड़ता हुआ वाड़े पर आया। मैंने पिताजी को बताया कि मैंने क्या देखा। तब पिताजी ने बिना चकित होते हुए मुझे उस घर से दूर रहने को कहा। मुझे उस घर के अंदर पैर भी न रखने के लिए चेताया और साथ ही हर शनिवार को आने से भी मना कर दिया। उसके बाद मैं महीना भर घर नहीं आया और फिर एक दिन गोपाल भाई की मौत की खबर आई। पिताजी ने भाई का शव निकालने के बाद उस घर को बंद कर दिया और हम दोनों भाइयों को कभी ना उस घर को खोलने की हिदायत दी। उस घर को आज तक नहीं खोला गया। दीनानाथ की बताई बात डरावनी थी, पर उस बात पर अब कितने को यकीन हुआ था पता नहीं, लेकिन संजय को यकीन था, क्योंकि उस घर के अंदर उसने भी कुछ देखा था जो अकल्पनीय और अमानवीय था। इसी विषय पर बातचीत खत्म हुई और सब लोग सोने चले गए। आसमान आज भी साफ था। चांद की दुधिया रोशनी फैली हुई थी और हल्की हल्की हवा बह रही थी। आसमान साफ होने की वजह से आज भी सब लोग छत पर ही सोने वाले थे। संजय को काफ़ी समय तक नींद नहीं आई। बार बार उसके मन के अंदर सोफे पर बैठे गोपाल की परछाई और उसके अगल बगल में बैठे दूध जले हुए शरीर का चित्र उभर रहा था। हालांकि काफ़ी देर जागने के बाद उसकी आंख लग गई, लेकिन कुछ ही समय में अचानक ठंड बढ़ने से उसकी नींद खुल गई। देखा तो वो बर्फ जैसे ठंडी फर्श पर लेटा हुआ था। वो आंखें मलते हुए खड़ा हुआ तो वो उसी घर के हॉल के अंदर था। उसने सामने दरवाजे की ओर देखा तो एक परछाई दरवाजे के पीछे खड़ी थी।
शायद से वो परछाई आगे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हिचकिचा रही थी। तभी अचानक संजय के मन के अंदर एक नकारात्मक भाव बढ़ने लगा। अचानक से उसे काफ़ी बुरा, असहाय, निरुत्साह और दुख महसूस होने लगा। अचानक किसी अपने के बिछड़ जाने का उसे काफ़ी दुख महसूस होने लगा। दुख इतना था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर उसने उस परछाई के पीछे एक और बड़ी परछाई देखी। संजय उस परछाई को देखने लगा। वो परछाई 2 मंजिल इमारत से भी बड़ी थी। उसका सिर छत से भी ऊपर काले बादलों में छिपा हुआ था और उन बादलों से खून टपक रहा था, जो संजय को अपने मुंह पर महसूस होने लगा। उसका पूरा मुंह उन खून की बूंदों से गीला होने लगा और फिर अचानक उसके शरीर को एक झटका लगा। उसकी आंखें खुली तो सुंदर उसे उठा रहा था। संजू उठ, बारिश चालू हो गई है। संजय हड़बड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसने देखा कि बारिश चालू हो गई थी और सब लोग अपना अपना बिस्तर लेकर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। सुंदर भी अपना बिस्तर उठाकर अंदर चला गया। उसके बाद संजय ने फिर अपना बिस्तर उठाया और अंदर जाने से पहले उसने उस घर की ओर देखा। उस घर की वो खिड़की खुली हुई थी